हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का वो वाला वीडियो जो कि आप हर किसी एग्जाम में इस वीडियो से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, और ये साइंस के सबसे अच्छा बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीव अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीव अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जीव विज्ञान। जो जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किए थे लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। और कब किए थे? तो ये किए थे 1801 ईस्वी में। इस वीडियो से आप लोग को बहुत ही लाभ मिलेगा, तो आराम से देखते रहिएगा। और इस क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में उसे हम 2 बार रिपीट कर देंगे जिससे इस वीडियो से ही आपको याद हो जाए। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा, जो जीव कह रहा है कि जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कहते हैं अरस्तु को। और जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाए थे कौन? तो लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। भारत में चिकित्सा के जनक किसे कहते हैं? तो भारत में कहेगा चिकित्सा के जनक तो चरक को कहते हैं, और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। और विश्व में कहेगा चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। भारत में हो जाएंगे चरक, और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहते हैं? सुश्रुत को भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कहते हैं। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। तो मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित जो विषय है उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा हिस्टोरिया एनालिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा अरस्तु। हिस्टोरिया प्लांटोरम पुस्तक के लेखक आएगा तो थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे, और हिस्टोरिया एनालिज्म पुस्तक के लेखक अरस्तु हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग जीवधारियों के वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन जीवधारियों के वर्गीकरण से हैं, यानी कि उसमें का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखेंगे, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गी के पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी के पिता किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित कौन किए थे? तो ये किए थे कैरोलस लिनियस, और ये किए थे 1753 में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को किसने प्रस्तुत किया? तो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किए थे रॉबर्ट एच व्हिटकर कप 1969 ईस्वी में। समस्त जीवों को 5 जगत वर्गीकरण है। समस्त जीवों को कितने वर्गीकरण में बांटा गया है? तो 5 में। और ये कौन कौन से है? तो ये हो जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। मोनेरा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, कवक हो जाएगा, पादप हो जाएगा और जंतु हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा, सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। जो सभी प्रोकैरियोटिक जीव है ये मोनेरा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। और मोनेरा जगत के सदस्य हैं, तो मोनेरा जगत के सदस्य हो जाएंगे जीवाणु, नील हरित शैवाल, जिनका अन्य नाम कहेगा तो साइनोबैक्टीरिया है। मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं पहले तो जीवाणु हो जाएंगे, उसके बाद नील हरित शैवाल, और इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि नील हरित शैवाल का अन्य नाम क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होता है, तो जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं ये किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। आगे देखेंगे, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हो जाएगा शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, तो यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक, और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। अब पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में।
जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु की खोज किए थे लीमेनहॉक, और कब किए थे? तो ये किए थे 1776 में। पहले जो था जीवाणु के खोज जो दे रहा था 1683 दे रहा था। वर्तमान में अब नेट पे 1676 दे रहा है, तो आप भी 1676 ही याद कीजिएगा। जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? जीवाणु विज्ञान के पिता कहते हैं लीमेनहॉक को, और ये कहाँ के हैं? तो ये हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं। जीवाणु की खोज किए थे लीमेनहॉक 1676 में, लेकिन जीवाणु के नामकरण किसने किया था? तो एहरनबर्ग किए थे। कब? 1829 में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव कहेगा तो जीवाणु हो जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोशिकीय संरचना में सबसे छोटा जीव कहेगा तो जीवाणु हो जाएगा, और विश्व के सबसे सूक्ष्मतम जीव कहेगा तो ये हो जाएगा वायरस। विश्व के सबसे सूक्ष्मतम जीव वायरस हो जाएगा, और कोशिकीय संरचना में सबसे छोटा जीव जीवाणु हो जाएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ये बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड से। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? म्यूकोपेप्टाइड से। म्यूकोपेप्टाइड से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। आगे देख लेंगे, आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो दलहनी पौधे की जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु हो जाएगा राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है, तो ये करता है राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कौन परिवर्तित करता है? ये करता है राइजोबियम। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की? ये किए थे जोसेफ लिस्टर। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? रॉबर्ट कोच किए थे। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? रॉबर्ट कोच। और रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज भी की थी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है, तो जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है, ये पाया जाता है 17S। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 17S। प्रोटोजोआ के बारे में देखते हैं। प्रोटोजोआ होता है, तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ क्या है? तो ये एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग पहले बार किसने किया था? तो प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम बार प्रयोग किए थे गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन कौन से हो जाएंगे? तो प्रोटोजोआ संघ के जंतु हो जाएंगे अमीबा, इगुलिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोआ के अंतर्गत। अमीबा हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, और एंट अमीबा हिस्टोलिका हो जाएगा। हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विषाणु के बारे में। संसार का सूक्ष्मतम जीव कौन सा है? तो ये हो जाएगा विषाणु। संसार के सूक्ष्मतम जीव विषाणु हो जाएगा, और कोशिकीय संरचना में सबसे छोटा जीव हो जाएगा जीवाणु। विषाणु के अध्ययन कहलाता है, तो विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु की खोज किसने किया था? तो ये किए थे इवनास्की, और कब किए थे? तो 1892 में। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये वैज्ञानिक थे रूस के। जो इवनास्की थे ये रूस के वैज्ञानिक थे। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं, जो साधारण रूप से सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। विषाणु का आकार जो होता है ये होता है 0.15 से 0.2 माइक्रोन। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। रासायनिक रूप से विषाणु होता है, तो रासायनिक रूप से कहेगा विषाणु होता है, तो ये होता है न्यूक्लियो प्रोटीन। रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियो प्रोटीन। अब कोशिका विज्ञान के बारे में देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहा जाता है। कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक 1665 में, और इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। जीवित कोशिका की खोज कहेगा, जीवित कोशिका की खोज किए थे लीमेनहॉक। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे स्लाइडन एवं स्वान, और ये किए थे 1838-39 में। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो ये होती है कोशिका। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो ये होती है कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक एवं एक होता है यूकैरियोटिक।
केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। तो केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाई जाती है किसमें? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। आगे देखेंगे और कह रहा है कि केंद्रक एवं केंद्रिका किसमें उपस्थित होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होता है और किसमें अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में नहीं पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका होती है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की अंडा की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहेगा तो न्यूरॉन हो जाएगा, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। सबसे बड़ी हो जाएगा शुतुरमुर्ग की अंडा का, और सबसे कहेगा लंबा तो ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन है? मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी सेरिबेलम के गेन्यूल सेल की। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका ये हो जाएगी सेरिबेलम की गेन्यूल सेल की। आगे देखेंगे मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ये मानव शरीर के अंदर कह रहा है, तो मानव शरीर के में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी अंडाणु। आगे देखेंगे, अब देखेंगे कोशिका के संरचना। तो जीवन का भौतिक आधार है, तो जीवन के जो भौतिक आधार है ये हो जाएगा जीव द्रव। जीव द्रव की खोज किसने किया था? तो ये किए थे डुजार्डिन, और ये कब किए थे? 1835 में। जीव द्रव के खोज डुजार्डिन किए थे 1835 में। जीव द्रव के नामकरण किए थे पुरकिंजे 1839 में। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था? ये कहे थे हेक्सले ने। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था? ये कहे थे हेक्सले ने। जीव द्रव सिद्धांत दिए थे, जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे शुल्ज ने। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिकाओं का जो बाहरी आवरण है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाएं में यह नहीं पाई जाती है। और पादप कोशिकाओं के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति बनी होती है, तो जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, तो कोशिका जो झिल्ली है ये पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा पादप एवं अगला क्वेश्चन है कि कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है, तो कोशिका झिल्ली करती है। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये बनी होती है, तो ये बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ये बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और ये भी महत्वपूर्ण है, इससे हर क्वेश्चन में एक सवाल पूछता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किए थे अल्टमैन, और ये किए थे 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? नामकरण इसके किए थे बेंडा, और खोज किए थे कौन? तो अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो ये जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव्य है, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव्य हो जाएगा मैट्रिक्स। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? यानी कि ऊर्जा गृह। तो कोशिका के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे देख लेंगे, कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका के श्वसन केंद्र भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा संचित रहती है ये एटीपी के रूप में रहती है। एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के निर्माण होता है। एटीपी इकाई होती है, तो जो ये इकाई है ये ऊर्जा की इकाई है। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स चक्र पाया जाता है। क्रेब्स चक्र कहाँ पे पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में।
क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था? हैंस क्रेब ने क्रेब्स चक्र की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है तो क्रिस्टी को माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी काय की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय के खोज किए थे। गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिस्टर्नी। गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है सिस्टर्नी। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यानी कि यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, यानी कि यातायात प्रबंधक। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो गोल्जी काय के मुख्य कार्य हो जाएगा स्त्रवण करना। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है गोल्जी काय के द्वारा। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ये की थी डी दुबे, और इसका जो डेट है ये हर जगह आपको अलग अलग मिलेगा। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी दुबे किए थे। यहाँ दे रहा है 1948 में, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 1955 में। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है, तो लाइसोसोम जो है ये एक प्रकार का एंजाइम है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य हो जाएगा जो बाह्य पदार्थ है उसके भक्षण एवं पाचन करना। जो मानव शरीर में बाह्य पदार्थ है उसका भक्षण या पाचन करना। आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो ये आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, और इसे कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो ये किए थे पैलेट ने। कब? तो 1953 में। राइबोसोम की खोज पैलेट किए थे 1953 में। जो राइबोसोम है ये बने होते हैं, तो राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम किससे बने होते हैं? आरएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है, तो राइबोसोम के निर्माण जो है ये होता है केंद्रक के द्वारा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, तो ये 70S राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में पाया जाता है 80S राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण होता है राइबोसोम में, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लवक के बारे में। लवक पाया जाता है, जो लवक है ये पाया जाता है पादप में। लवक तीन प्रकार के होते हैं, और ये होते हैं अवड़ी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और एक हो जाएगा वड़ी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और एक हो जाएगा हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लवक होते हैं तीन प्रकार के, अवड़ी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वड़ी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अवड़ी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, ये जड़ों के कोशिका में पाया जाता है, यानी कि ये कहाँ पर पाया जाता है? कोशिकाओं के जड़ में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूल और बीज के जो आकर्षक रंग प्रदान करता है ये करता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है, ये होता है हरित लवक के कारण, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधे के पत्तियों का जो रंग हरा होता है ये होता है हरित लवक के कारण। जो पत्तियों का रंग पीला होता है ये होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित यानी कि पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? पर्णहरित को कहते हैं क्लोरोफिल, और इसमें उपस्थित मुख्य धातु हो जाएगा मैग्नीशियम, और ये इसके केंद्र में रहता है। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे के जो पत्ता होता है हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सहायता करता है? हरित लवक करता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। या बोल सकते हैं जो ऑप्शन होगा मार दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण में सहायता कौन करता है? हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर कहलाता है। हरित लवक को कोशिका के रसोई घर कहते हैं। कोशिका के रसोई घर किसे कहते हैं? तो हरित लवक को कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हो जाएगा टमाटर में लाल रंग का कारण है, ये हो जाएगा लाइकोपीन।
हल्दी में पीला रंग के कारण क्या है, तो ये हो जाएगा ज़ैंथोफिल। हल्दी में पीला रंग के कारण हो जाएगा ज़ैंथोफिल। पपीता में पीला रंग का कारण है, तो ये हो जाएगा कैरिका ज़ैंथिन। कैरिका ज़ैंथिन पपीता में पीला रंग का कारण है। सेब में लाल रंग का कारण क्या है, तो सेब में लाल रंग के कारण हो जाएगा एंथोसायनिन। मिर्च में लाल रंग का कारण क्या है, तो ये हो जाएगा कैप्सेंथिन। कैप्सेंथिन मिर्च में लाल रंग का कारण हो जाएगा। गाजर में कौन सा वड़क होता है, तो गाजर में होता है कैरोटीन, जिसके कारण गाजर पीला दिखाई देता है। अब पढ़ेंगे केंद्रक, रसधानी और तारकाई से संबंधित क्वेश्चन। केंद्रक की खोज की थी, केंद्रक की जो खोज किए थे ये किए थे रॉबर्ट ब्राउन, और ये कब किए थे 1831 में। कोशिका के प्रबंधक का कार्य करता है, तो ये करता है केंद्रक। कोशिका का प्रबंधक का कार्य कौन करता है, तो केंद्रक करता है। आगे हो जाएगा कोशिका का दिमाग कहलाता है, तो कोशिका के दिमाग कहलाता है केंद्रक। केंद्रक का मुख्य भाग है, तो ये हो जाएगा क्रोमैटिन। केंद्रक का मुख्य भाग क्रोमैटिन कहलाता है। क्रोमैटिन बना होता है, तो ये बनाता है प्रोटीन, हिस्टोन एवं प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए से। क्रोमैटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए से। कोशिका की निर्जीव रचना है, तो ये हो जाएगा रसधानी। कोशिका की निर्जीव रचना है रसधानी, ये कोशिका की निर्जीव रचना है। रसधानी पाया जाता है, तो पादप कोशिकाओं में रसधानी पाया जाता है। तारकाई की खोज किसने की थी, बोवेरी, ये तारकाई की खोज किए थे। तारकाई पाया जाता है, तो तारकाई पाया जाता है जंतु कोशिका में। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे कोशिका विभाजन। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है ये होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, तो ये होता है लैंगिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक कोशिकाओं में होता है, जिसे जनन कोशिकाएं भी कहते हैं। और समसूत्री विभाजन कहेगा तो ये होता है कायिक कोशिकाओं में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा असूत्री विभाजन किसमें होता है, तो असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था, वाल्टर फ्लेमिंग, ये समसूत्री विभाजन के खोज किए थे। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था, फार्मर एवं मूरे अर्धसूत्री विभाजन के खोज किए थे। वीडियो आप लोग पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, जैव विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत दिए थे चार्ल्स डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डे व्रीज, ये उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिए थे। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, ये दिए थे चार्ल्स डार्विन। उत्तरजीविता के सिद्धांत भी कहेगा तो चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। विकास के सिद्धांत किसने, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक भी कहेगा तो ये चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन दिए थे। उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिए थे ह्यूगो डे व्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत डार्विन। उत्तरजीविता के सिद्धांत डार्विन। विकास के सिद्धांत डार्विन। आगे देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिकी के बारे में। अनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगरी जॉन मेंडल को अनुवांशिकी के पिता या जनक माना जाता है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, तो ये किए थे मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा था, तो ये किए थे डब्ल्यू वाटसन ने। कौन कहे थे, तो डब्ल्यू वाटसन किए थे। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, डब्ल्यू वाटसन किए थे। कब, 1905 में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो ये होता है क्रोमोसोम में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है, तो ये होता है क्रोमोसोम में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा जीन। अनुवांशिकता की जो मूल इकाई है ये हो जाएगा जीन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किए थे विल्हेल्म जोहानसेन। कब, 1909 में। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विल्हेल्म जोहानसन ने किए थे 1909 में। जीन अवस्थित होते हैं, तो ये अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में।
एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो ये किए थे बीडल एवं टैटम ने। एक जीन एवं एक एंजाइम का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो बीडल एवं टैटम ने किए थे। आगे हो जाएगा, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगरी मेंडल ने गैमीट की शुद्धता के प्रतिपादित किए थे। जीवन की जो उत्पत्ति हुई है ये हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र से संबंधित यानी कि क्रोमोसोम से संबंधित। आनुवंशिकी गुणों का वाहक होता है, तो ये होता है गुणसूत्र। आनुवंशिकी गुणों के वाहक होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने 1875 में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज की थी। क्रोमोसोम शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? क्रोमोसोम शब्द का नामकरण सर्वप्रथम किए थे वाल्डेयर ने। कब? तो 1888 में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो ये होता है क्रोमेटिन। किससे होता है? तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्र के निर्माण होता है। मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है, तो ये होता है गुणसूत्रों के द्वारा। मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है, तो गुणसूत्र के द्वारा होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्र पाई जाती है 23 जोड़ी यानी कि 46 गो। लिंग गुणसूत्र कहलाता है, 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। आगे देखेंगे, पुरुष व स्त्री जीन संगठक होता है, तो पुरुष में होता है XY और स्त्री में कहेगा तो ये होता है X। पुरुष व स्त्री में जीन संगठक होता है, तो पुरुष में कहेगा तो XY होता है और वही हो जाएगा स्त्री में तो XX होता है। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, ये होता है XY और महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XX। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, तो पिता के गुणसूत्र से होता है। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है, तो ये प्राप्त करता है 22+Y। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है, तो 22+Y प्राप्त करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आगे देखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया? जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज किए थे 1869 में। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है, तो ये होता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। दो न्यूक्लिक अम्ल कहेगा तो ये हो जाएगा RNA तथा DNA। दो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा RNA तथा DNA, ये दो न्यूक्लिक अम्ल है। आगे बढ़ते हैं, RNA का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA के पूर्ण रूप हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA के पूर्ण रूप हो जाएगा डिऑक्सियो राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये दिए थे वाटसन एवं क्रिक। और कब दिए थे? तो 1953 में दिए थे। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था 1963 में। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में दिया, यानी कि खोज किए थे 1953 में और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1963 में। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे कॉर्नबर्ग। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा DNA होता है, तो DNA एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। DNA क्या होता है? तो DNA एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। RNA का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ RNA के मुख्य कार्य कहेगा तो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवंशिकी क्रियाओं को संचालन करना RNA का मुख्य कार्य है। RNA के मुख्य कार्य कहेगा तो प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रित करना तथा आनुवंशिकी क्रियाओं को संरचना करना है। आगे बढ़ेंगे, इस वीडियो का आराम से देखिए, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जिससे आराम से याद हो सके। क्योंकि इस वीडियो में जितना भी प्रश्न है सभी एग्जाम लेवल से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि सभी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में कहेगा सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किए थे हरगोविंद खुराना ने।
पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट जो होता है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र ये अवस्थित है हैदराबाद में। आगे बढ़ेंगे, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। आरएनए के संश्लेषण होता है तो आरएनए के जो संश्लेषण होता है ये होता है डीएनए से। और आरएनए में शर्करा पाई जाती है तो आरएनए में शर्करा पाई जाती है राइबोसोम में। आरएनए में शर्करा पाई जाती है तो आरएनए में शर्करा जो पाई जाती है इसे कहते हैं राइबोस। आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा राइबोस हो जाएगी। डीएनए में मौजूद शर्करा कहेगा तो डीऑक्सी राइबोस। आरएनए में राइबोस और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस। केंद्रक में डीएनए का अंश होता है तो 10% केंद्रक में डीएनए का अंश होता है। डीएनए बहुलक है तो ये न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है तो प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए। और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो आरएनए। यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद ध्यान से देखिएगा। प्रोटीन निर्माण के लिए जो आदेश देता है ये देता है डीएनए, लेकिन प्रोटीन निर्माण कौन करता है? तो आरएनए करता है। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है तो डीएनए की जो श्रृंखलाएं हैं ये हाइड्रोजन बंध से बनी होती है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना के प्रवाह होता है आरएनए के द्वारा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए पाया जाता है तो न्यूक्लियस के बाहर कहेगा डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान से संबंधित। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं लिनियस को। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थैलोफाइटा। ये वनस्पति जगत के सबसे बड़ा समूह है। थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है तो ये होता है सुकाए। सबसे सरल स्थलीय पौधा कौन सा है? सबसे सरल स्थलीय पौधा कहेगा तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है, प्रथम स्थलीय पौधा ब्रायोफाइटा को माना जाता है और ये सबसे सरल स्थलीय पौधा है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है? तो डायसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा हो जाएगा। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है? जुओपिसस ये सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है। संवहन ऊतक जिसे जाइलम तथा फ्लोएम का कहते हैं, जो संवहन ऊतक के अंतर्गत आ जाएगा ये जाइलम और फ्लोएम। संवहन ऊतक के अंतर्गत जाइलम एवं फ्लोएम आता है और इसका अभाव किस में होता है? तो ब्रायोफाइटा में होता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत के एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। वनस्पति जगत के एम्फीबिया वर्ग ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। आगे देखेंगे, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं तो ये उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे जो उगते हैं ये उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर। सबसे छोटा टेरिडोफाइटस है तो सबसे छोटा टेरिडोफाइटस हो जाएगा एजोला। शैवाल के बारे में देखेंगे, शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। शैवालों का अध्ययन कहलाता है तो शैवाल के अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल के जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है सेलुलोज की। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं तो ये प्राप्त करते हैं क्लोरेला शैवाल से। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं तो ये प्राप्त करते हैं क्लोरेला शैवाल से। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल कौन सा है? तो लैमिनेरिया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है? माइक्रोसिस्टिस ये सबसे बड़ा शैवाल है। सबसे बड़ा शैवाल हो जाएगा माइक्रोसिस्टिस और सबसे छोटा शैवाल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास ये सबसे छोटा शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास ये सबसे छोटा शैवाल है और माइक्रोसिस्टिस ये सबसे बड़ा शैवाल है।
अब पढ़ेंगे कवक के बारे में। कवक क्या है? तो कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवक जो है क्या है? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवक के अध्ययन क्या कराते हैं? तो माइकोलॉजी में कवक के अध्ययन करते हैं और फाइकोलॉजी में शैवाल के अध्ययन करते हैं। प्रमुख कवक कौन सा है? तो ईस्ट, मशरूम और खमीर ये कवक के अंतर्गत आता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कवक है इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक में भोजन संचित रहता है, तो कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है। सैकरोमाइसेस नामक कवक का प्रयोग करते हैं डबल रोटी के निर्माण में। आगे देखेंगे डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। और जो शराब उद्योग है इसमें भी प्रयोग होता है ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में या शराब उद्योग में ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ये वीडियो आप 1-2 बार देखिएगा, इसमें आपको बार बार देखने से याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। कह रहा है कि बेकरी में जो ब्रेड बनता है उसके बनाने में ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। आगे देखेंगे लाइकेन क्या है? तो लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। जो लाइकेन है ये कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? थियोफ्रेस्टस लाइकेन शब्द के पहली बार प्रयोग किए थे। लाइकेन शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग किए थे थियोफ्रेस्टस। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है, तो पेड़ की छाल पर उगने वाला लाइकेन को कोर्टिकोलस कहते हैं। पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कोर्टिकोलस कहते हैं। और चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सेक्सिकोलस। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? क्रोपोफिल। ये गोबर पर उगने वाले कवकों को कहते हैं क्रोपोफिल। लाइकेन सहायक होता है, तो लाइकेन जो है ये सहायक होता है मृदा निर्माण में सहायक होता है लाइकेन। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से। इत्र बनाने में उपयोग में लाए जाने वाला लाइकेन कौन सा है? तो ये हो जाएगा लोबेरिया, इर्बेनिया और रेमेनिला। इत्र बनाने में उपयोग में लाए जाने वाला लाइकेन जो है ये हो जाएगा लोबेरिया, इर्बेनिया और रेमेनिला। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे अनावृत बीजी के बारे में। अनावृत बीजी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और अनावृत बीजी समूह के जो पौधे होते हैं, अनावृत बीजी समूह के पौधे बीज होते हैं, तो ये जो होते हैं इसके जो बीज होते हैं नग्न होते हैं, यानी कि नग्न कहने का मतलब कि आवरण इसमें नहीं पाया जाता है। अनावृत बीजी के समूह के जो पौधे होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? पौधे के जो बीज होते हैं उसमें नग्न होते हैं, यानी कि आवरण उसमें नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? सिकोया। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? तो सिकोया हो जाएगा। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? तो जैमिया पिग्मिया है। साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। साबूदाना साइकस से प्राप्त होता है। अनावृत बीजी पौधे में परागण की क्रिया होती है तो वायु के माध्यम से। अनावृत बीजी पौधे में परागण की जो क्रिया होती है ये वायु के माध्यम से होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे आवृत बीजी के बारे में। आवृत बीजी जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, इसके जो समूह के पौधे के बीज होते हैं ये होते हैं फल के अंदर। ये नग्न नहीं होते हैं, वो नग्न होते हैं। अनावृत बीजी के जो पौधे के बीज होते हैं वो नग्न होते हैं, लेकिन आवृत बीजी के समूह के जो पौधे के बीज होते हैं ये होते हैं फल के अंदर, यानी कि आवरण पाया जाता है। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा हो जाएगा यूकेलिप्टस, और वही अनावृत में कहेगा तो सिकोया हो जाएगा। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? तो ये हो जाएगा लेमना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का। सबसे छोटा बीज हो जाएगा आर्किड। सबसे छोटा बीज आर्किड हो जाएगा, और सबसे बड़ा बीज हो जाएगा लोडोसिया।
सबसे बड़ा बीज लोडोसिया और सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे ऊंचा पौधा कहेगा तो सिकोया सेम्पर बिरेंस। सिकोया सेम्पर बिरेंस ये सबसे ऊंचा पौधा है। सोलोनेसी कुल के पौधे हैं। सोलोनेसी कुल के अंतर्गत जो पौधे आते हैं ये हो जाएगा आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च। सोलोनेसी कुल के अंतर्गत आता है आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू एवं मिर्च। ऐसे याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, सोलोनेसी कुल के जो पौधा है उसे हम सालों भर खाते हैं, यानी कि आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च ये सब के हम लोग सालों भर यूज करते हैं। रूटेसी कुल के पौधे होते हैं तो ये होता है नींबू, संतरा, बेल, मौसमी, जिसमें रस होता है। एक तरफ से याद करने के लिए याद कर लीजिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। रूटेसी कुल के पौधे होते हैं नींबू, संतरा, बेल, मौसमी, यानी कि जिसमें रस पाया जाता है। आगे देखेंगे कह रहा है कि रोजेसी में आ जाएगा। रोजेसी कुल के पौधे होते हैं तो रोजेसी यानी कि जो हम लोग रोज खाते हैं। यह सब याद करने के लिए हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो रोज खाते हैं इसके अंतर्गत ही आते हैं। याद करने के लिए बस आपको ध्यान में रहे। रोजेसी कुल के पौधे जो हैं ये इसके अंतर्गत आ जाएगा सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी। सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी ये रोजेसी कुल के अंतर्गत आता है। मालवेसी कुल के पौधे कौन से हैं तो ये हो जाएंगे कपास, भिंडी और गुड़हल। कपास, भिंडी और गुड़हल ये मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे, मटर किस कुल का पौधा है? जो मटर है ये लेगुमिनेसी कुल के पौधा है। मटर लेगुमिनेसी कुल के पौधा है। गन्ना किस कुल के पौधा है तो ये ग्रेमी कुल के पौधा है। लौंग किस कुल का पौधा है? मिरिटेसी कुल के पौधा हो जाएगा लौंग। लौंग के तेल का प्रमुख घटक कहेगा तो इरेनॉल हो जाएगा। लौंग के तेल का प्रमुख जो घटक है ये हो जाएगा इरेनॉल। अब हम लोग पढ़ेंगे जड़, तना एवं पतिया के बारे में। पौधों का अवरोही भाग होता है तो पौधे का जो अवरोही भाग होता है उसे कहते हैं जड़। पौधे का अवरोही भाग को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। कह रहा है कि तर्कु रूपी जड़ के उदाहरण है। तर्कु रूपी जड़ के उदाहरण हो जाएगा मूली। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण हो जाएगा ये सलजम। शंक्वाकार जड़ के उदाहरण हो जाएगा तो शंक्वाकार जड़ के उदाहरण हो जाएगा गाजर। गांठदार जड़ के उदाहरण हो जाएगा ये हो जाएगा शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण है तो जड़ के रूपांतरण हो जाएगा मूली, गाजर और सलजम। जड़ के रूपांतरण कौन कौन सा है तो मूली हो जाएगा, गाजर हो जाएगा और सलजम हो जाएगा। और तने के रूपांतरण कहेगा तो तना के रूपांतरण के अंतर्गत आएगा आलू, अदरक और हल्दी। आलू, अदरक और हल्दी ये तने का रूपांतरण है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं तना। कंद के उदाहरण है, कंद के उदाहरण हो जाएगा आलू। धन कंद के उदाहरण हो जाएगा ओल और अरबी, ये धन कंद के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा प्रकंद के उदाहरण कौन है तो प्रकंद के उदाहरण हो जाएगा अदरक तथा हल्दी। सल के कंद के उदाहरण हो जाएगा प्याज और लहसुन, इसमें सल के पाया जाता है तो ये सल के उदाहरण हो जाएंगे, नहीं सल के कंद के। ये याद करने के लिए ऐसे बोले हैं। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, इसका कारण क्या है? सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारते समय आंसू आते हैं। लहसुन में गंध का कारण है, लहसुन में गंध के कारण हो जाएगा एलाइसिन। लहसुन में गंध के कारण हो जाएगा एलाइसिन। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण क्या है तो कैप्साइसिन। जो कैप्साइसिन है ये मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है तो ये हो जाएगा तना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है दलहनी पौधे के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है तो दलहनी पौधे के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु हो जाएगा राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो ये ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह हो जाएगा ऑक्जीनोमीटर। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वो हो जाएगा ऑक्जीनोमीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा तना, पत्ती एवं कली से नया पौधे प्राप्त करना कहलाता है तो ये कहलाता है कायिक प्रवर्धन। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना ये क्या कहलाता है तो ये कहलाता है कायिक प्रवर्धन। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तो जो आलू का कायिक प्रवर्धन होता है ये होता है तना से।
ब्रायोफिलम में कायिक परिवर्तन होता है तो ये होता है पत्ता से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है तो ये हो जाएगा पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है तो ये हो जाएगा पत्ती। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र कहलाता है तो इसे कहते हैं रंध्र यानी कि स्टोमेटा। पत्तियों में जो अति सूक्ष्म छिद्र होता है उसे कहते हैं रंध्र। पत्तियां सांस लेती है तो पत्तियां जो है सांस लेती है रंध्र यानी कि स्टोमेटा से, और पत्तियों में अति सूक्ष्म को रंध्र कहते हैं और पत्तियां सांस लेती है रंध्र के द्वारा जिसे स्टोमेटा भी कहा जाता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, तो आप ये वीडियो देखकर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।